हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल RX फार्मा चैट। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने फार्माकोकाइनेटिक्स के अंडर एडीएमई किया था। एडीएमई के अंडर हमने एब्जॉर्प्शन को डिटेल से किया था। तो गाइस, फार्माकोकाइनेटिक्स हमारे पास क्या है? द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे गाइस, एब्जॉर्प्शन हमने लास्ट वीडियो में डिटेल से किया था। आज हम करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग एंड फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। तो सबसे पहले गाइस डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्प्रेड होना, डिस्ट्रीब्यूट होना, फैलना। तो गाइस इसकी डेफिनेशन क्या है? द रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ द ड्रग बिटवीन द वन कंपार्टमेंट एंड टू द अनदर कंपार्टमेंट। मतलब कि किसी भी ड्रग का रिवर्सिबल ट्रांसफर कहाँ से? किसी बड़े कंपार्टमेंट से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे ब्लड है, तो ब्लड से लेके हमारे एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यूज में। एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यूज यहाँ पे फैट हो सकते हैं, या स्किन हो सकता है, या स्केलेटल मसल्स हो सकता है, या ब्रेन टिश्यूज हो सकते हैं। तो एक कंपार्टमेंट से, ब्लड से हमारे एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यूज में हमारी ड्रग की ट्रांसफर को, रिवर्सिबल ट्रांसफर को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। जब वो हमारे ब्लड से हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में, हमारे अलग अलग टिश्यूज में चला जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फैल जाता है अपना एक्शन शो करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। तो गाइस, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग इज डिपेंड्स अपॉन द इट्स कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन। मतलब कि जब हम किसी ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करवा रहे हैं, तो उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन वो हमारी बॉडी को शो करवाने वाला, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन। मतलब जितनी कंसंट्रेशन में हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, वो उतनी कंसंट्रेशन में एट द साइट ऑफ एक्शन जहाँ पे उसने शो करवाना है, वो कितनी कंसंट्रेशन में वहाँ पे अवेलेबल है, वो उसी के ऊपर हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है, डिपेंड अप करता है। नेक्स्ट है गाइस, डिस्ट्रीब्यूशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है ड्रग का, तो वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड अप करता है। सबसे पहले ऑनसेट ऑफ द एक्शन, मतलब कि हमारी जो ड्रग है हमारी बॉडी को कितने टाइम में अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करवाएगी। एफिकेसी ऑफ द एक्शन, वो कितने पावर के साथ हमारी बॉडी को एक्शन शो करवाएगी। मतलब अगर उसने अपना 100% अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारी बॉडी को वो देना था, तो वो कितना दे रही है? आफ्टर बायो अवेलेबिलिटी दे रही है, या डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाके अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रही है। तो नेक्स्ट है गाइस, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। किसी ड्रग ने हमारी बॉडी को कितने टाइम तक अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करवाना है, तो उसको कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है गाइस, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बॉडी के अंदर कैसे होती है? तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस के ऊपर मैंने आपको छोटा सा एक फिगर बना के दिखाया है। सबसे पहले देखिए गाइस, ये हमारा पोर्शन है ब्लड का। ब्लड के बाद हमारे पास ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये है हमारे पास इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये रेड कलर से शो मैंने कर रखी है आपको कैपिलरी वॉल, और ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। तो गाइस क्या होता है, जब हम किसी ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे, एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद वो क्या होएगा? उसकी एब्जॉर्प्शन होएगी। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चली गई। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद जो हमारी ब्लड में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स कौन कौन से? फॉर एग्जांपल जैसे एल्ब्यूमिन हो गया, या फिब्रिनोजन हो गया, या ग्लोब्यूलिन्स हो गया। तो ये रेड कलर से सर्कल में प्रोटीन्स शो कर रखे हैं। तो हमारी ड्रग क्या करती है? हमारी प्रोटीन के साथ जाके बाउंड हो जाती है। तो ये क्या हुआ? हमारी कुछ ड्रग जो है वो हमारी प्रोटीन्स के साथ बाउंड हो गई, लेकिन जो हमारी फ्री फॉर्म है हमारी ड्रग की, तो वो क्या हो गई? हमारी कैपिलरी वॉल को क्रॉस कर गई। कौन कौन सी ड्रग क्रॉस कर गई? जिनका पार्टिकल साइज बिल्कुल स्मॉल है, क्योंकि हमारी जो कैपिलरी वॉल्स है गाइस बिल्कुल पतली होती है, और इनका जंक्शन भी बिल्कुल टाइट होता है। इनमें से किसी भी ड्रग को क्रॉस होने का बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते। वही वाली ड्रग्स जिनका पार्टिकल साइज बिल्कुल स्मॉलर होता है, वही ड्रग्स कैपिलरी वॉल से क्रॉस कर सकती हैं। तो जिनका पार्टिकल साइज बिल्कुल स्मॉल है, वो वाली ड्रग्स हमारी कैपिलरी वॉल से क्रॉस कर गई। और जो लिपोफोलिक ड्रग्स है, मतलब जिनकी लिपिड्स नेचर है, जो लिपिड्स में सोल्यूबल है। क्यों? क्योंकि जो हमारे कैपिलरी वॉल है, उनकी जो वॉल्स हैं उनमें फोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो ड्रग्स जो लिपिड्स में सोल्यूबल होती हैं, वो ड्रग्स भी हमारी कैपिलरी वॉल को क्रॉस कर गई। और वो ड्रग्स जो जिनका बिल्कुल पार्टिकल साइज मैंने आपको बताया बिल्कुल छोटा है, वो वाली ड्रग हमारी क्रॉस करके हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंच गई। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है।
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से हमारी जो ड्रग है वो क्रॉस कर गई, फर्स्ट वन वो बल्क फ्लो में कर गई जिसका पार्टिकल साइज बिल्कुल स्मॉल है और वो बल्क में है, तो वो हमारी क्या हो गई, हमारी इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ट्रांसफर कर गई। सेकंड है जो ड्रग है हमारी वो पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा हमारी इंट्रासेलुलर में ट्रांसफर कर जाएगी। अब पैसिव डिफ्यूजन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी तरह की एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर ही हमारा पैसिव डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड अप होता है। मतलब कि हमारी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हमारी जो ड्रग्स है वो मूव करती हैं। तो यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन के यूज़ करके हमारी जो ड्रग्स है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ से हमारी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हायर कंसंट्रेशन है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गई। तो हमारी और ड्रग जो है जो बच गई है वो क्या होएगी, हमारी जो कैरियर्स हैं, हमारे कुछ कैरियर्स होते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें कैरियर्स की ज़रूरत होती है, इसमें क्या होता है एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट है। तो हमारी क्या ड्रग्स क्या करती है, एनर्जी को लेके यहाँ पे क्या एनर्जी यूज हो रही है, एटीपी से एडीपी। तो एटीपी से एडीपी एनर्जी वो यूज करके हमारी कैरियर्स जो है वो ड्रग को रिसीव कर लेंगे और रिसीव करने के बाद वो हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ट्रांसफर कर देंगे और हमारे जो कैरियर्स है वो दोबारा से रिवर्स हो जाएंगे और वो दोबारा से हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ड्रग को फिर से रिसीव करके इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो गाइज ये था कुछ प्रोसेस जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है हमारे ब्लड से हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बॉडी। हमारी जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारी बॉडी के अंदर जाके थ्रू आउट दी बॉडी अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग टिश्यूज में वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी टिश्यूज है और ऑर्गन्स है वो अलग अलग रेट पे अलग अलग एक्सटेंट्स के ऊपर हमारी ड्रग को रिसीव करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लड फ्लो। जैसे जिस तरीके का वहाँ पे जिस रेट पे वहाँ पे ब्लड फ्लो होएगा उसी रेट पे वो हमारी ड्रग को वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होएगा। तो सबसे पहले हमारे मैंने छोटा सा टेबल बना के आपको यहाँ शो कर रखा है। हमारे पास सबसे पहला ऑर्गन है लिवर। तो लिवर में ब्लड फ्लो होता है 27.8%। मतलब नॉर्मल ब्लड फ्लो वहाँ पे क्या होता है 680 ml पर मिनट पर केजी, और किडनी में हमारा ब्लड फ्लो होता है 23.3%, 3333 ml पर मिनट पर केजी, और फैट में 2% ब्लड फ्लो होता है, 25 नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है, और स्केलेटल मसल्स में 6 to 15.6% ब्लड फ्लो होता है और नॉर्मल इसका है 25। ब्रेन में 13.9% और स्किन में 4%। तो गाइज ये क्या है नॉर्मल ब्लड फ्लो। अप्रोक्सीमेटली हमने ब्लड फ्लो बताया है कि उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन होएगी ड्रग की, हमारी जो बॉडी टिश्यूज हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वो अलग रेट के ऊपर अकॉर्डिंग टू ब्लड फ्लो वो ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ड्रग को रिसीव करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। तो क्या है, सबसे पहला फैक्टर हमारे पास है लिपिड सोल्युबिलिटी। लिपिड सोल्युबिलिटी मतलब कि ग्रेटर लिपिड सोल्यूबल मोर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाइस वर्सा। अगर हमारी ड्रग की लिपिड सोल्युबिलिटी ग्रेटर होएगी तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ग्रेटर होएगी, लेकिन अगर उसकी लिपिड सोल्युबिलिटी कम होएगी तो वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी ड्रग है वो क्या होती है, हमारी कैपिलरी वॉल में भी लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन में भी लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो वहाँ पे अगर वो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है हमारी तो इजीली हमारे सेल मेम्ब्रेन से, हमारी कैपिलरी से इजीली क्रॉस कर जाएगी, ट्रांसफर कर जाएगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में चली जाएगी। तो मतलब कि अगर वो इजीली चली जाती है, लिपिड सोल्यूबल है, तो वो सोल्यूबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास मॉलिक्यूलर साइज। अगर
लार्जर द मॉलिक्यूलर साइज, अगर हमारी ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज लार्ज है तो वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी, क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, हमारी कैपिलरी वॉल्स होती है, जो हमारी कैपिलरी वॉल्स होती है उसकी जंक्शन बिल्कुल टाइट होती है, और जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो लार्ज मॉलिक्यूलर साइज के साथ हमारी कैपिलरी वॉल को क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा उनको टफ होता है। तो लेकिन जितनी उनकी स्मॉलर साइज होगा वो इजीली हमारी कैपिलरी वॉल से और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाके हमारी सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाएगी, हमारी इंट्रासेलुलर फ्लूइड में चली जाएगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इजीली चली जाएगी, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मोर होएगी, वाइडली होएगी। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है तो वीक बेसिस और वीक एसिड्स की तरह एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जब वो हमारी आयोनाइजेशन फॉर्म में होती हैं हमारी ड्रग, तो वो ट्रैप्ड करने लग जाती है। तो हमारे ये क्या करता है, किसके ऊपर हमारी आयोनाइजेशन डिपेंड करती है, पीएच ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में हमारी ड्रग जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसका कितना पीएच है, हमारी ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके ऊपर डिपेंड अप करती है। लेकिन ये जो हमारा फैक्टर है ये हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन में, स्पेसिफिक कंपार्टमेंट में जहां पे जाके वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वहां पे उसकी कंसंट्रेशन को बनाने के लिए हम ये फैक्टर्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट है गाइस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब कि इज प्रोलॉन्ग्ड बाय प्रेजेंस ऑफ द बाउंड फॉर्म वाइल द फ्री फॉर्म इज रिलीज, मतलब कि जो फ्री ड्रग्स होती है, जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें फिगर में दिखाया था कि जो हमारी कुछ ड्रग्स है जो हमारी ब्लड में प्रोटीन्स के साथ बाउंड कर जाती है वो तो ब्लड में ही रह जाती है, लेकिन जो फ्री फॉर्म में होती है वो पहले यूटिलाइज्ड हो जाती है, हमारी ऑर्गन्स के क्या हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। लेकिन जब वो ड्रग हमारी पूरी तरह यूटिलाइज्ड हो जाती है तो जो हमारी ड्रग होती है जो प्रोटीन के साथ बाउंड हो रही होती है तो वो धीरे धीरे रिलीज हो जाती है। जब हमारी फ्री ड्रग वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद हमारी जो बाउंड ड्रग होती है हमारी प्रोटीन के साथ वो हमारी वहाँ पे यूटिलाइज्ड होना शुरू हो जाती है और वो अपना एक्शन शो करती है। तो इस तरह क्या होता है, जो हमारी फ्री ड्रग है वो पहले यूटिलाइज्ड हो जाती है, उसके बाद हमारी जो बाउंड ड्रग है वो यूटिलाइज्ड होना शुरू हो जाती है। इस तरह हमारी ड्रग का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारी बॉडी को शो करवा रहा है तो वो लॉन्गर हो जाता है। नेक्स्ट है गाइस थेरापेटिक इफेक्ट। थेरापेटिक इफेक्ट क्या होता है, इन सम केसेस व्हेन द ड्रग्स बाइंड टू द अदर इफेक्ट इज प्रोलॉन्ग। जब हम ड्रग्स को किसी और ड्रग के साथ लेना शुरू कर देते हैं तो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन थेरापेटिक इफेक्ट उसका इंक्रीज हो जाता है। जैसे हम बाइफॉस्फोनेट कंपाउंड्स लेते हैं तो वो हमारे क्या होता है बॉडी के अंदर जाके हमारे बोन मैट्रिक्स सेल के साथ बाइंड कर जाता है और वो उनको स्ट्रेंथन कर देता है, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, उसकी एफिकेसी को बढ़ा देता है और वो हमारे ऑस्टियोपोरोसिस हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे ऑस्टियोपोरोसिस को जाके ट्रीट करते हैं। इसी तरह जैसे हम आयरन टैबलेट को हमारी विटामिन सी टैबलेट के साथ हम लेते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इनकी जो हमारी विटामिन सी की टैबलेट है वो हमारी आयरन की टैबलेट को आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वाइड हो गई, फार्माकोलॉजिकल एक्शन इंक्रीज हो जाता है। वास्कुलरिटी, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स पासेस थ्रू द हाईली परफ्यूज्ड organs 75% and remaining the 25% passes through the less perfused areas। मतलब यहाँ पे जो हमारा ब्लड है वो हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स में फ्लो करता है और जो हमारा रिमेनिंग 25% है ब्लड फ्लो वो हमारे लेस परफ्यूज एरिया में फ्लो करता है। मतलब कि जो हमारा हाईली फ्लो जहाँ पे ब्लड फ्लो होता है, जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, तो हमारे क्या होता है वहाँ पे ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है और हमारी जैसे स्किन हो गया, स्केलेटल मसल्स हो गए तो इनमें कम ब्लड फ्लो होता है। तो गाइज क्या होता है, जो मोस्टली ड्रग्स होती हैं वो सबसे पहले हाईली प्रोफ्यूज्ड ऑर्गन्स जो होते हैं जहाँ पे ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है तो वो वहाँ पे जाके क्या करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं और वहाँ पे बाउंड हो जाती हैं। बाउंड होने के बाद फिर वो लेस प्रोफ्यूज एरियाज की तरफ, लेस प्रोफ्यूज ऑर्गन्स जो होते हैं, टिश्यूज जो होते हैं वो उसके बाद वो वहाँ पे ट्रांसफर होती हैं। तो मतलब कि ज़्यादा जहाँ पे ब्लड फ्लो होता है, जिन ऑर्गन्स में ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, ड्रग्स हमारी सबसे पहले वहाँ पे जाती है, वहाँ पे बाउंड होती है, एक्शन शो करती है, उसके बाद हमारी लेस
प्रोफ्यूज एरियाज जो होते हैं जहाँ पे ब्लड फ्लो कम होता है वहाँ पे उसके बाद जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी थायोपेंटिन सोडियम है जो जनरल एनेस्थेटिक है, जब हम इसको अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं ये सबसे पहले हमारे ब्रेन में जाती है जहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है और वो अपना इफेक्ट वहां पे प्रोड्यूस करती है, हमारी सेंसेशन को वहां पे लॉस कर देती है। तो उसके बाद वो रीडिस्ट्रीब्यूटर हो जाती है लेस परफ्यूज ऑर्गन ड्यू टू हाई लिपिड सोलिबिलिटी। हाई लिपिड सोलिबिलिटी की वजह से वो लेस परफ्यूज ऑर्गन्स की तरफ जाती है। सबसे पहले हमारे ब्रेन में चली गई, वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, उसके बाद वो हमारे उन ऑर्गन्स में चली गई, उन टिश्यूज में चली गई जहां पे हमारा ब्लड फ्लो कम हो गया और वो हमारे जाके वहां पे एडिपोस टिश्यूज में, फैटी टिश्यूज में वहां एक्यूमुलेट हो गया और अपना प्रोलॉन्ग्ड एक्शन शो करती है, अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन देती है। मतलब कि जैसे ही हम जनरल एनेस्थेटिक अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं, सबसे पहले वो ब्रेन में चली गई, लॉस ऑफ सेंसेशन हो गई वहां पे जाके, तो उसके बाद वो हमारे लेस प्रोफ्यूज्ड एरिया में जहाँ पे ब्लड फ्लो हमारा कम होता है, हमारी स्किन में चली गई, हमारी स्केलेटल मसल्स में चली गई, तो वहां पे जाके उसने अपना एक्शन शो करना शुरू कर दिया और ये प्रोलॉन्ग्ड एक्शन होता है इसका अप टू 24 हार्स तक। ये 24 हार्स तक अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में क्या होता है, डिफरेंट ड्रग्स आर टेकन अप बाय द डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी डिफरेंशिएट। मतलब क्या होती है, जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, वो डिफरेंट ड्रग्स को रिसीव करते हैं। मतलब सबसे पहले ड्रग्स कोई हम ड्रग्स जैसे लेते हैं, जैसे थायोपेंटिन सोडियम ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, थायोपेंटिन सोडियम ले लिया तो वो सबसे पहले हमारे ब्रेन में चली गई। तो इसी तरह अलग अलग जो ड्रग्स होती हैं वो अलग अलग कंपार्टमेंट में चली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं वो मूव करती हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। मतलब जो लिपिड सोल्यूबिलिटी की वजह से जो हमारी हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होते हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में चली गई। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या होता है, कैरियर्स की ज़रूरत होती है। अगर हमारी वहाँ पे कैरियर्स प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या होगा, हमारी ड्रग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा वहाँ पे नहीं जाएगी, ट्रांसपोर्ट नहीं होएगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी की भी ज़रूरत होती है और हमें वहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स की भी ज़रूरत होती है, तभी हमारी ड्रग्स जाके वहाँ पे बाउंड होएगी, हमारी ड्रग थ्रू दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के वहाँ पे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाएगी। ट्रांसपोर्ट डिफरेंट विद द डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर अलग अलग जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट के द्वारा हमारी ड्रग ट्रांसपोर्ट हो रही है हमारी सेल मेम्ब्रेन से और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होगी। जैसे पैसिव डिफ्यूजन से चली गई तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से गई है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगी, फिल्ट्रेशन के द्वारा जैसे बल्क में चली गई तो वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगी। तो मतलब कि जिस तरह से उसका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होएगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगी। प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन, मैनी ड्रग्स एग्जिस्ट इन द प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन्स। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन्स में एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले प्रोटीन हमारे पास है एल्ब्यूमिन। ये क्या करती है, ये मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है जिसकी हाई एफिनिटी होती है एसिडिक ड्रग्स के साथ बाइंड होने की, और इसकी लेकिन कैपेसिटी क्या होती है, लो होती है। और एल्ब्यूमिन क्या करती है, हमारी लार्ज नंबर ऑफ बेसिक ड्रग्स के साथ भी बाइंड हो जाती है, लेकिन उसकी एट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती है वो लो होती है। तो ये क्या होती है, बेसिक ड्रग्स के साथ भी, एसिडिक ड्रग्स के साथ भी ये बाइंड कर जाती है, लेकिन इसकी जब एसिडिक ड्रग्स के साथ ये बाइंड कर जाती है तो कैपेसिटी वहाँ पे लो हो जाती है, और जब बेसिक ड्रग्स को ये बाइंड कर देती है तो ये वहाँ पे एफिनिटी लेस हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबुलिन्स प्रोटीन। ग्लोबुलिन्स में क्या होता है, ये हार्मोन्स को और विटामिन को बाइंड करने में हेल्प करता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स, अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन्स बाइंड बेसिक ड्रग्स एंड देयर लेवल इंक्रीज ड्यूरिंग द स्ट्रेस एंड सर्जरी। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं हमारे, ये हमारी बेसिक ड्रग्स को बाइंड करने में हेल्प करते हैं और इनका लेवल जो है वो ड्यूरिंग स्ट्रेस के, ड्यूरिंग सर्जरी के और ड्यूरिंग ट्रामा के इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट प्रोटीन है हमारे पास लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन में क्या होती हैं, ये भी कुछ ड्रग्स को बाइंड करने में हेल्प करती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सल्फोनामाइड्स है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास गाइस फ्री एंड बाउंड फॉर्म ऑफ द ड्रग।
जब हम अपनी ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं तो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो क्या होती है, कुछ ड्रग्स जो हमारी है हमारी ब्लड में चली जाती है। ब्लड में जाने के बाद हमारी जो वहाँ पे कुछ ड्रग जो है वो हमारी प्रोटीन्स के साथ बाउंड कर जाती है और कुछ ड्रग जो है हमारी फ्री फॉर्म में रहती है। तो जो फ्री फॉर्म होती है ड्रग की और बाउंड फॉर्म होती है, ये दोनों क्या करती हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स को अफेक्ट करती हैं। जो हमारी फ्री ड्रग्स होती है, फ्री फॉर्म होती है ड्रग्स की, वो मेटाबोलाइज्ड हो जाती है, एक्सक्रीट होती है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है और एक लेवल पे जाके उसका टॉक्सिक इफेक्ट लेवल भी कहीं कहीं देखा गया है। और वो क्या होती है, क्यों वो हो जाती है जल्दी, क्योंकि वो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेती है। लेकिन जो हमारी बाउंड ड्रग होती है वो एक्ट करती है एज अ रेजर्वायर, वो हमारी प्रोटीन्स के साथ बाउंड हो जाती है और जब हमारी फ्री फ्रॉम यूटिलाइज्ड होके खत्म हो जाती है ड्रग की, तो उसके बाद वो क्या करती है, धीरे धीरे रिलीज होती है और वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। मतलब कि ये रेजर्वायर की तरह एक्ट करती है। जब हमारी फ्री फ्रॉम बिल्कुल खत्म होगी तो ये रेजर्वायर में से धीरे धीरे अपने ड्रग को रिलीज करती है, लेकिन इसका कोई भी ये मेटाबोलाइज्ड नहीं होती है। जब हमारी फ्री फ्रॉम मेटाबोलाइज्ड हो रही होती है, ना ये उसके साथ मेटाबोलाइज्ड होती है, ना एक्सक्रीट होती है और ना ही इसका कोई थेरापेटिक और टॉक्सिक इफेक्ट होता है। जब हमारी फ्री ड्रग बिल्कुल ही यूटिलाइज्ड हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसके बाद ये एज ए एक्ट करती है रेजर्वायर, वो धीरे 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 अपनी ड्रग को रिलीज करती है और अपना इफेक्ट शो करती है और ये बोथ क्या होती है, ये इक्विलिब्रियम में वर्क करती हैं। ड्रग इंटरेक्शंस व्हेन द नंबर ऑफ ड्रग्स टेकन विद ईच अदर, मतलब कि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको अगर हम कॉम्बिनेशन में ले लेते हैं, एक ड्रग दूसरी ड्रग के साथ ले लेते हैं, तो वहाँ पे ड्रग इंट्रैक्शंस अकर्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम सल्फोनामाइड्स लेते हैं तो वो क्या होते हैं, वहाँ पे वो बिलीरुबिन को अफेक्ट करती है, जिससे क्या होता है, बिलीरुबिन जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है और वहाँ पे बेबीज में कैटिनक्ट्रस डिजीज हो सकती है। ये जो हमारी ड्रग इंट्रैक्शंस हैं ये 3 तरह के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडअप होते हैं। सबसे पहले हमारी कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन ड्रग्स डिस्प्लेस्ड बाय द लोअर कंसंट्रेशन ड्रग्स। इसमें क्या होता है, जो हायर कंसंट्रेशन ड्रग्स अगर हम ले रहे हैं किसी लोअर कंसंट्रेशन ड्रग्स के साथ, तो जो हायर कंसंट्रेशन ड्रग होएगी वो लोअर कंसंट्रेशन ड्रग्स को डिस्प्लेस कर देगी। सेकंड है वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जब हम ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम होएगा डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए तो वहाँ पे वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होएगी, लेकिन वो जहाँ पे कम डिस्ट्रीब्यूट होएगी तो वहाँ पे वो स्टे कर जाएगी और हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन वो शो नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है और जितना ज़्यादा वॉल्यूम होएगा उतनी ज़्यादा हमारी ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होएगी। जितना कम डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम होगा उतनी हमारी कम डिस्ट्रीब्यूशन होएगी। इसलिए हमें वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वाइड वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी होता है। एफिनिटी, हाई एफिनिटी ऑफ द ड्रग मोर इजिली कैन डिस्प्लेस बाय अदर। अगर किसी ड्रग की एफिनिटी बहुत ज़्यादा है तो इजिली किसी ड्रग को डिस्प्लेस कर सकती है। नेक्स्ट है फैक्टर हमारे पास डिजीज स्टेट। डिजीज स्टेट में क्या होएगा गाइस, हमारी डिजीज स्टेट जो होती है किसी पेशेंट की, वो भी हमारी ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को हमारी बॉडी के अंदर अफेक्ट करती है। जैसे रीनल डिजीज कॉज द हाइपोएल्बुमिनेमिया। अगर किसी पेशेंट को रीनल डिजीज हो गई है तो उसमें क्या होता है, वो भी ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। उस केस में हमें क्या हो जाता है, हाइपोएल्बुमिनेमिया हो जाता है, मतलब कि एल्ब्यूमिन की वहाँ पे कमी हो जाती है। और इसकी वजह से एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी की वजह से क्या होती है, जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो वो जो ड्रग हमारी रेजरवायर की तरह एक्ट करेगी हमारी एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ वहाँ जाके बाउंड होएगी, वो बाउंड नहीं होएगी और हमारी जो फ्री ड्रग है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो अपना टॉक्सिक इफेक्ट वहाँ पे शो करेगी। इसी तरह हेप्टिक डिजीज जिन पेशेंट्स को होती हैं वहाँ पे क्या होती है, वो प्रोटीन की सिंथेसिस को डिक्रीज कर जाती है और वहाँ पे हाइपो एल्बुमिनेमिया हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फ्री ड्रग है वो एल्ब्यूमिन के साथ हमारी जो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं आफ्टर एब्जॉर्प्शन वो हमारी ब्लड में जाके एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड नहीं करेगी, वो डायरेक्टली हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आ जाएगी और वहाँ पे वो क्या करेगी, अपना टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगी। ड्रग रेजरवायर मतलब कि एक स्टोर
कर लेती है हमारी ड्रग को, वो धीरे धीरे रिलीज करती हैं। ड्रग्स आर स्टोर्ड एंड रिलीज स्लोली विच अफेक्ट द फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स ऑफ द ड्रग। इट इंक्लूड दी ड्रग्स जो होती हैं, ड्रग रेजरवायर क्या होती है, ये धीरे धीरे मतलब कि ड्रग बाउंड हो जाती है हमारी प्रोटीन्स के साथ, तो वो क्या करती है ड्रग रेजरवायर की तरह एक्ट करती हैं और वो धीरे धीरे अपनी जब फ्री फॉर्म ऑफ द ड्रग बिल्कुल हमारी यूटिलाइज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी ड्रग को रिलीज करती है और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा प्रोटीन, लिवर, एडिपोज टिश्यू, ब्रेस्ट मिल्क, प्लेसेंटा, बोन और अदर टिश्यूज भी इसमें होते हैं, जैसे स्किन हो गई, हमारी स्केलेटल मसल्स हो गया, या आई ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है गाइस, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं हमारी जो पहले बड़े बड़े ऑर्गन्स में जाती हैं जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वहाँ पे क्या होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो कम मतलब उनको जब छोटे छोटे ऑर्गन्स में जाती हैं या स्किन में जाती है, स्केलेटल मसल्स में जाती है, तो डाइल्यूट फॉर्म में जाती हैं। डाइल्यूट फॉर्म में होने की वजह से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे वाइड नहीं होती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हेपरिन है, जो हेपरिन हमारे पास है, इसका मॉलिक्यूलर साइज बहुत ज़्यादा है और ये क्या करती है हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनको ये क्रॉस नहीं करते हैं और इसकी जो वहाँ पे वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए वो क्या करती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वाइड नहीं होती है, उसकी लेस डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जितना ज़्यादा हमारे पास मतलब कि कहने का जितना ग्रेटर हमारे पास वॉल्यूम होएगा उतनी ग्रेटर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होएगी और जितना लेसर हमारे पास वॉल्यूम होगा उतना लेसर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग होएगी। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग के जो अफेक्ट करता है। तो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द ड्रग्स फ्रॉम द मोर प्रोफ्यूज्ड ऑर्गन्स टू द लेस प्रोफ्यूज्ड ऑर्गन्स। क्या होता है जब हमारी ड्रग्स होती हैं जो वो सबसे पहले हमारी मोर प्रोफ्यूज्ड ऑर्गन्स में जाती हैं जहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, हमारी किडनी होगी, हमारी लीवर होगी, तो सबसे पहले हमारी ड्रग्स क्या होएगी मोर ब्लड फ्लो वाले ऑर्गन्स में जाएगी, उसके बाद वो कम प्रोफ्यूज्ड ऑर्गन में आएगी जहाँ पे कम हमारा ब्लड फ्लो कम है। तो इसी को क्या कहते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया हमारे हार्ट लीवर में चली जाती है, हमारी हार्ट में चली जाती है, लीवर में, हमारी किडनी में, ब्रेन में, तो ये हमारे मोर प्रोफ्यूज्ड हो गए, जैसे इसमें ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद जैसे हमारी आई होगी, हमारी स्किन होगी या हमारी स्केलेटल मसल्स होगी, तो ये हमारे लेस प्रोफ्यूज ऑर्गन है, उसके बाद हमारी ये ड्रग हमारे लेस प्रोफ्यूज ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। एंटर इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंट्री ऑफ द ड्रग इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज लिमिटेड बाय ब्लड ब्रेन बैरियर। जो हमारे CNS में ड्रग्स की एंट्री होती है वो लिमिटेड होती है क्योंकि उनको ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। तो ये बैरियर क्या होता है, ये हाइपोथेटिकल बैरियर होता है जो क्या करता है प्लाज्मा और एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस ऑफ द ब्रेन में एग्जिस्ट करता है। तो ये एक लिमिटेड बैरियर होता है, इसमें लिमिटेड ड्रग्स ही जो हैं वो क्रॉस कर सकती हैं। ओनली लिपिड सोल्यूबल और नॉन आयोनाइज्ड जो ड्रग होती हैं वही इस बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं। नेक्स्ट है एंटर इनटू द फॉइटल सर्कुलेशन। इट इज आल्सो रेस्ट्रिक्टेड बाय द ब्लड प्लेसेंटल बैरियर। तो ब्लड प्लेसेंटल बैरियर भी जो है वो हमारी कुछ ही ड्रग्स को क्रॉस करने की के लिए एक्सेप्ट करता है। ये भी एक हाइपोथेटिकल बैरियर्स होते हैं और ये एग्जिस्ट करता है हमारे मैटरनल और फॉइटल सर्कुलेशन के बीच में। तो ये भी कुछ ही एक ड्रग्स होती हैं जिनमें इसकी एंट्री हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है और नॉन आयोनाइज्ड ड्रग्स ही इसमें से एंट्री कर सकती है, इस बैरियर्स को ब्लड प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।